क्या होती प्रभु? उदित नारायण हैं? चलो भाई, क्लास कम से कम रेगुलर किया करो। समझ गए ना? यूपीएससी की तैयारी या यूपीएससी क्रैक करने के लिए सोचे हो तो उसके लिए जुनून चाहिए होता है, दुनियादारी सब छोड़ना पड़ता है। ये चीज़ हमेशा दिमाग में डाल लो जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। तो जब तक वो जुनून नहीं दिखेगा, और जुनून कहाँ होता है? जब क्लास गोल मार रहे, इसका मतलब मान के चलो कि जुनून नहीं दिख रहा है। इसीलिए क्लास कम से कम रेगुलर करो। आकांक्षा जब से ज्वाइन की तुम लोग से पहले आसपास एक भी क्लास गोल नहीं मारती, एक आध एग्ज़ाम छोड़ करके। ये है, ये कभी कभी मारता है स्वादिवदी के कारण से। तो यहीं पे कंपटीशन होगा तो आगे रहने की संभावना किसकी होगी? जो रेगुलर क्लास कर रहा है कि नहीं? तो बाकी तो फिर ऑल ओवर इंडिया में कंपटीशन में जाना है आप लोग को। तो पहले तो इन्हीं में से सोचोगे कि जो रेगुलर क्लास कर रहा है, रेगुलर पढ़ कर के आ रहा है, रेगुलर नोट्स रिवीजन कर रहा है, क्वेश्चंस पेपर देख रहा है, तो पहले तो इन्हीं में से आप सोचेंगे कि हम कहाँ पर है। तो इतने से एवरेज निकाल लो, तो वही एवरेज फिर आपका कम से कम 1 लाख मिनिमम है जो ऑल ओवर इंडिया में सीरियसली एग्ज़ाम देते हैं यूपीएससी के। सीरियसली एग्ज़ाम देने वाले तो 5 लाख से ज़्यादा होंगे, मोर देन 5 लाख होंगे, बट सीरियसली का मतलब होता है जिनके लिए जीना मरना तेरे संग, यूपीएससी के संगी वाले होते हैं। कम से कम 1 लाख मिनिमम होते ही है। तो 1 लाख में आपको 1000 में जगह बनानी है ऑल ओवर इंडिया में, समझ गए? तो उसके अकॉर्डिंग आपको सोच करके चलना है। तो डेली का डेली। चलिए, कल का टॉपिक हम लोग देख रहे थे। तो कल आपका वायुमंडल की संरचना हो गया था, ठीक है। आज देखेंगे वायुमंडल का संगठन, ठीक है। तो ललिता, तुम ऑनलाइन जोड़ दिए हो? तो ऑनलाइन रिवीजन एक बार मार लेना, उसके बाद वहाँ पे कोई डाउट्स होगा तो अलग से टाइम लेके, ठीक है, जो सर है उनसे अलग से टाइम ले करके डाउट होगा तो, या फिर पूरी क्लास चाहिए तो पूरी क्लास भी जो छूट गई है 2 4 5 आपकी जो है पूरी क्लास भी लगा देंगे, ठीक है ना। तो पहले एक बार ऑनलाइन कर लेना। तो वायुमंडल का संगठन देखना है आज हमें, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। संगठन है, संगठन है। संगठन और संगठन में अंतर है, पता है? कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, संगठन और संगठन दोनों में क्या डिफरेंस है? तुम्हारा भी इंग्लिश मीडियम है ना ललिता? हिंदी है, ठीक। तो संगठन, ये जो हमने वर्ड यूज किया हुआ है, और एक होता है संगठन, और इसका तो है कंपोजिशन, इसका होता है ऑर्गेनाइजेशन। दोनों में अंतर पता है? शायद नहीं, सही बोला आपने, ठीक है। संगठन की परिभाषा होती है ग्रुप ऑफ सम पीपल हैविंग पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स, जिसको फुलफिल करने के लिए उन लोग एक साथ मिल करके क्या करते हैं? काम करते हैं। उसको संगठन कहा जाता है, समझ गए? जैसे हमारा इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट एक संगठन है। यहाँ पे कुछ लोगों का समूह है, मैं हूँ, मेरे साथ और टीचर्स टीम है, स्टाफ है कि नहीं? ये सब हम लोग मिल करके एक साथ काम कर रहे हैं, और एक लक्ष्य है कि आप लोग को पढ़वा के आईएएस बनवाया जाए। लक्ष्य हमारा क्या है? सभी का लक्ष्य यही है कि जो भी बच्चा यहाँ पर एडमिशन ले, वो कम से कम हमारी तरफ से हम इतना उनको दे दे कि कहीं ना कहीं जो आपका लक्ष्य है वो क्या कर सके, आपका हासिल कर सके। तो हमारा उद्देश्य क्या है? आप लोग को सफलता दिलाना। लेकिन सिर्फ हमारे मेहनत से काम यहाँ पे नहीं चलेगा, तो उसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और कंपोजिशन क्या होता है बताया था मैंने? कंपोजिशन होता है कि कोई भी चीज़ किन किन चीज़ों से मिल करके बनी है ना। जब भी आप कोई प्रोडक्ट लेते हो, है ना, कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, जा करके देखते हो ना किस किस क्या क्या है इसके अंतर्गत करके। चाहे वो आप कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेते हो, दवाई लेते हो, नहीं, या खाने की चीज़ें लेते हो, तो आजकल लगभग सभी लोग थोड़ा सा अवेयर रहते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिली हुई है, कोई हार्मफुल चीज़ें तो नहीं है करके, होता है कि नहीं होता है?
तो संगठन का मतलब क्या हो गया, कंपोजिशन का मतलब कौन कौन से तत्व उसके अंतर्गत पाए जाते हैं, कौन कौन से तत्व जो है उसके अंतर्गत पाए जाते हैं या किन किन चीज़ों से मिल करके बना है, विच एलिमेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ, कौन कौन से एलिमेंट्स जो है उसके अंतर्गत मिलते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिशन कहते हैं। तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन का मतलब क्या हो गया कि पृथ्वी के चारों ओर का जो एयर का आवरण है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। सामान्य शब्दों में क्या कहते हैं, पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी के चारों ओर के वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। तो वायु के आवरण को आपका जो है कवरिंग ऑफ एयर अराउंड द सन, अराउंड द अर्थ, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका जो है एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो इस एयर में क्या क्या चीज़ें हैं, एयर किन किन चीज़ों से मिल करके बनी है, तो वही वायुमंडल का संगठन भी हो जाएगा। तो जिसको हम लोग एयर कहते हैं उसमें कई सारी गैसेस है ना, कौन कौन सी गैसेस है देखेंगे अभी, है कि नहीं, कई सारी गैसेस है। तो एयर का कंपोजिशन या एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन सेम हो गया। इसमें हमने फिर से कहा वाटर वेपर है, जलवाष्प के कण है, वाटर वेपर है, जलवाष्प है आपका जो है, और तीसरा होता है कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी है, धूल के कण है, जिसको डस्ट पार्टिकल्स कहते हैं, डस्ट पार्टिकुलेट्स। हिंदी वाले भी इंग्लिश वर्ड लिखते रहेंगे साथ साथ ब्रैकेट में ना, इंग्लिश से भागना नहीं है, धीरे धीरे करके, क्योंकि बाइलिंगुअल क्लास है तो और अच्छा है हिंदी वालों के लिए, इंग्लिश भी साथ साथ इम्प्रूव होते रहेगी। और इंग्लिश वाले की खुद की मर्जी की हिंदी इम्प्रूव करना चाहते हैं, एक हिंदी का पेपर भी पास होना होता है, वैसे जनरल हिंदी का पेपर भी इंग्लिश मीडियम वालों को पास होना होता है और हिंदी मीडियम वालों को जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश दोनों का पास होना होता है कि नहीं। तो थोड़ा थोड़ा हिंदी का नॉलेज भी बढ़ा लेंगे इंग्लिश मीडियम वाले तो भी नुकसान नहीं करेगा, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आपके पास बढ़ जाएगी। कभी कुछ चीज़ हिंदी में पढ़ने मिले तो हिंदी में समझ में आ जाएगा। तो जितनी लैंग्वेज पढ़ लोगे उतना नुकसान नहीं है, तो अभी कम से कम 2 लैंग्वेज तो पढ़ ही सकते हो। तो यहाँ पर कंपोजिशन का मतलब क्या हो गया कि वायुमंडल किन किन तत्वों को सम्मिलित करता है, किन किन तत्वों से मिलकर के बना है ना। यहाँ पर आपका वायुमंडल का संगठन का मतलब क्या हो गया आपका जो है कि वायुमंडल किन किन तत्वों से मिलकर के बना है। तो मुख्य रूप से वायुमंडल ये 3 तत्वों से मिलकर के, है ना, वायुमंडल जो है ये 3 तत्वों से मिलकर के बना है आपका जो है, पहला गैसेस, दूसरा वाटर वेपर और तीसरा डस्ट पार्टिकुलेट्स, धूल के कण। इन तीनों के बारे में देखेंगे अभी। तो पहला पॉइंट क्या हो गया आपका, वायुमंडल का संगठन पूछेगा तो क्या लिखेंगे, वायुमंडल किन किन तत्वों से मिलकर के बना है, या वायुमंडल में कौन कौन से तत्व सम्मिलित है। ये 3 तत्व सम्मिलित है। क्लियर पॉइंट यहाँ तक। अब आते हैं गैसेस में। तो गैसेस में कौन कौन से है आपको, तो उसके लिए सीक्वेंस है, उसका परसेंटेज है, थोड़ा सा याद रखना है। नाइट्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी जानती हैं आप लोग, नाइट्रोजन है कि नहीं। सबसे ज़्यादा कौन सी आपकी जो है, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन का परसेंट लगभग 78 पॉइंट समथिंग है। तो वो डेटा एग्जैक्टली याद करना है, एनसीईआरटी इसमें नहीं है। क्वेश्चंस लेके आए हो आज, जितने भी एटमॉस्फेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस मिले आज डिस्कस करेंगे उसको। ये आपका लिख लीजिए। तो नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है आपका, 78.08 अप्रोक्स है आपका जो है, 78 या 79 बोल देते हैं हम लोग, और उसको 21 बोल देते हैं, लेकिन एग्जैक्टली याद रखना है। ठीक है, 78, हाँ 0 है ना यहाँ पे, 08 78 ही बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग अप्रोक्स कितना बोलते हैं आपका, 78%। इसको 21% बोल देते हैं ऑक्सीजन को हम लोग ओवरऑल। और बाकी जो है ऑर्गन है, ये
कार्बन डाइऑक्साइड ये इतनी है, लेकिन ये बढ़ करके वर्तमान में जो है 0.04% के आसपास हो गई है वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। तो ये आगे ब्रैकेट में लिख लेना, वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इंक्रीज होकर के कितनी हो गई है, इतना माना जा रहा है। नियॉन्स है, हीलियम है, मीथेन बहुत कम है, क्रिप्टॉन है ना। इसके अलावा ओजोन भी है आपका जो है, ओजोन का परसेंटेज जो आएगा 0.0006% आएगा आपका जो है। ओजोन का परसेंटेज कितना आएगा, 0.006% आएगा। कितने जीरो रहेंगे, कितने जीरो रखे होगे बताओ, 0.0006 के आसपास मिलता है ओवरऑल। ठीक है, रेंज ये कम ज़्यादा होते रहती है, इसको भी हम दूसरे तरीके से भी देखेंगे। 0.004 से लेके 0.6 तक होते रहती है रेंज। वेरिएबल गैसेस, इसको अलग से देखेंगे हम लोग अभी। ठीक है, एक जीरो लगा देना, 3-4 जीरो इसमें। ठीक है, ये आपका जो 0.0006 रेंज दिया होगा, एग्जैक्टली नहीं मिलेगा क्योंकि वेरिएबल गैस है, कम ज़्यादा होते रहती है। तो इनमें भी अभी हम डिवाइड करेंगे कि इसमें वेरिएबल गैसेस कौन सी और नॉन वेरिएबल कैसी है। क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, यहाँ तक समझ में लिख लिया। तो इसमें फिर से इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, वेरिएबल मतलब परिवर्तनशील गैस, परिवर्तनशील वेरिएबल, और एक है आपका नॉन वेरिएबल अपरिवर्तनशील। तो परिवर्तनशील में आएगा, नॉन परिवर्तनशील में आएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। लगभग ये कई सालों तक बहुत ज़्यादा इसमें मात्रा में चेंज, ऑर्गन में चेंज नहीं होता है। लगभग कॉन्सेंट्रेशन 3 ऊपर की जो गैसें किस में आएंगे, अपरिवर्तनशील में आ जाएंगी। ऊपर की जो 3 है मुख्य रूप से, इनका जो रेशियो है, प्रोपोर्शन है, बहुत ऑक्सीजन वगैरह की मात्रा हजारों करोड़ों सालों में कुछ, जैसे वर्तमान में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है कि नहीं, और ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, लेते हैं। तो ऑक्सीजन की खपत कैसे बढ़ेगी, जब पेड़ पौधे कम हो जाएंगे, क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो बहुत थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा उसमें, लेकिन इतना नहीं पड़ता है कि उसमें चेंजेस बहुत ज़्यादा आ जाए, राइट। तो ये नॉन वेरिएबल में आएंगे, तीनों शुरू के किस में आएंगे आपके। और बाकी जो है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा वेरिएबल गैस मानी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे ज़्यादा है, बाकी सब थोड़ा बहुत चेंजेस होते रखते हैं, तो इनको नीचे का छोड़ दो। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया सबसे ज़्यादा वेरिएबल है। मीथेन है आपका जो है, ये वर्तमान में बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ रही है, मीथेन भी बढ़ रही है। क्योंकि मीथेन कैसे बढ़ रहा है बताया मैंने, कोयले की खदान से जो जीव जंतु जुगाली करते हैं उससे मीथेन गैस निकलती है, तो मीथेन गैस की मात्रा में भी वृद्धि हो रही है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो ग्लेशियर्स के नीचे मीथेन गैस दबी हुई है ना। मीथेन गैस किससे बनती है, जो जीव जंतु वगैरह सड़ते गलते हैं, गोबर, जो गोबर से भी हम जो ऊर्जा बनाते हैं, उसमें गोबर गैस में कौन सी गैस होती है आपकी, मीथेन गैस होती है। तो वर्तमान में मीथेन की मात्रा पहले लगभग न के बराबर थी, अनट्रेसेबल था ओनली थोड़ा सा जो है, लेकिन अब ये बढ़ते जा रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वेरिएबल में आ गया, मीथेन वेरिएबल में आ गया, आगे बस समझ में। इसके अलावा जलवाष्प, जलवाष्प की मात्रा भी कम ज़्यादा होते रहती, गर्मी में कम हो जाएगी, बरसात में वाटर वेपर, वाटर वेपर की मात्रा भी क्या होगी, वो भी गैसेस का एक फॉर्म ही है। तो वाटर वेपर की मात्रा भी क्या होती, कम ज़्यादा होते रहती है, गर्मी में कम हो जाएगी, बारिश में बढ़ जाएगी आपकी जो। तो जलवाष्प भी हो गया आपका जो है। तो ये वेरिएबल गैसेस में आएंगे, है ना। बाकी ये इनएक्टिव गैसेस में आते हैं, नियॉन वगैरह, तो इसकी ज़्यादा मात्रा चेंज नहीं होती है। हीलियम, हाइड्रोजन वगैरह बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होते हैं, तो ये नॉन वेरिएबल में ही रहेंगे। ये सब गैसेस जो है आपके नॉन वेरिएबल में ही रहेंगे, ये सब नॉन वेरिएबल में ही इधर डाल देना आपके जो है। ओजोन गैस वेरिएबल में आएगी, ओजोन गैस किस में आएगी आपकी, वेरिएबल में आएगी। ओजोन गैस आपकी जो है वेरिएबल में आएगी। आ रही बस समझ में।
तो एक तो ये चीज़ें डाल दो याद करने के लिए आपका जो है। चले आगे। इसके अलावा गैसेस में जो आपको याद रखना है कि भारी गैसेस कौन सी और हल्की गैसेस कौन सी है। तो भारी गैसेस में हेवी गैसें, तो सबसे भारी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका नीचे 25 किलोमीटर के नीचे ही मिलता है, 25 किलोमीटर के नीचे मिलेगी, 25 किलोमीटर तक, 20 से 25 किलोमीटर के नीचे मुख्य रूप से मिलती है। सबसे भारी गैस कौन सी हो गई आपकी जो है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसीलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे ज़्यादा उत्पन्न करने में योगदान किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा हीट को क्या करती है, ट्रैप करती है, हीट को क्या करती है, अवशोषित करती है। ठीक है ना। तो ये भारी गैसेस में आ गया। नाइट्रोजन ऑक्सीजन भी आते हैं, ये दोनों लगभग 150 किलोमीटर के नीचे मिलेंगे, 100 से 150 किलोमीटर के नीचे थोड़ा बहुत मात्रा में मिलेंगे तक। मेन तो नीचे ही मिलेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत मात्रा कल देखे थे हमने। नाइट्रोजन के पार्टिकल्स कहाँ मिले थे हमें, 80 से 200 किलोमीटर तक। ऑक्सीजन के तो 200 से 1100 किलोमीटर तक ये आपके आयंस फॉर्म में पार्टिकल्स के रूप में थोड़ा बहुत मिल रहे थे। लेकिन मेन गैस के रूप में देखेंगे तो ये 200 किलोमीटर के नीचे ही मुख्य रूप से गैसेस फॉर्म में रहेंगे, क्योंकि 80 के बाद तो ये कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं आयनिक फॉर्म में। तो 150 या 100 तक ही मेनली मिलते हैं, हेवी गैसेस में आएंगे। तो नाइट्रोजन वगैरह जो है ये हेवी गैसेस में आते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्लियर है पॉइंट। ये हो गया। हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर बहुत कम है ना। ओजोन का वेरिएबल, जैसे ओजोन मैंने 0.006 लिखा है, लेकिन उसको लिख लीजिएगा एग्जाम में 0.00004 से लेकर के 0.00006 के बीच में मिलती है। ये ओजोन गैस जो है इतना रेंज में मिलता है, इसलिए कभी कभी रेंज इन बिटवीन दे देगा, तो ध्यान रखिएगा वेरिएबल होते रहता है, ओजोन गैस की मात्रा कम ज़्यादा होती रहती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। क्लियर है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जिसको याद रखना है। हाइड्रोजन वगैरह बहुत कम है आपके एटमॉस्फेयर में, हाइड्रोजन वगैरह जो है आपके बहुत कम है, ये 0.00005 के आसपास मिलेगा आपका। 0.005 पॉइंट हाइड्रोजन की मात्रा जो है, ठीक है, 5 नहीं 4 जीरो लगा दीजिएगा, जीरो काउंट करने में 4 जीरो। ओजोन में 5 जीरो, कितना लिखा है ओजोन में, 5 जीरो है ना, नहीं ओजोन में 5 जीरो डाल देना, 004 से लेके 6 के बीच में। हीलियम में 3 जीरो है, हीलियम आपका 0.0005, ये हीलियम। जितने जीरो बढ़ते जाएंगे मात्रा कम होगी ज़्यादा होगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना। तो हीलियम में 3 जीरो है, हाइड्रोजन में 4 जीरो है, और ओजोन वगैरह में 5 जीरो हो जाती है। ये थोड़ा सा दिमाग में डाल दीजिए। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। गैसेस तो जानते ही आप लोग जो है, तो गैसेस में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, इतने सीक्वेंस से काम नहीं चलेगा। फिर क्या काम चलेगा आपका जो है कि भारी गैसेस कौन सी है, और बाकी जो बच गए हल्की गैसेस आएंगे। बाकी जो नियॉन और जितने आपने अभी एग्जाम्पल लिया, ये सभी आपके किस में आएंगे, हल्की गैसेस में आएंगे। क्रिप्टॉन सबसे हल्की गैसेस है आपका हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस कौन सी हो गई आपकी जो है, सबसे हल्की गैस कौन सी हो गई, तो हाइड्रोजन है। लाइट ये ऊपर मिलेंगे आपका मुख्य रूप से। मीथेन को भले ही थोड़ा, मीथेन उतनी हल्की नहीं होती, मीथेन को भले भारी में डाल सकते हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ में मीथेन को भी, कार्बन हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन, इसको भी भारी में डाल सकते हैं। बाकी सब हल्की में डाल देना, ऊपर मिलेंगे नीचे नहीं मिलते लगभग। ऑर्गन हल्की में आएंगे, ऑर्गन वगैरह सब जो है हल्की लाइट 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 लाइट, हेवी एंड लाइट, लाइट में आ जाएंगे। हेवी में मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तो आते ही है, क्योंकि मीथेन ना पहले था नहीं एटमॉस्फेयर में, अब थोड़ा बहुत बढ़ रहा है ना। पहले सिर्फ ट्रेस होता था, थोड़ा बहुत एग्जिस्ट करता है, लेकिन अब थोड़ा सा क्या हो रहा है, इसलिए सब तो। लेकिन ये भारी में आएगा, नीचे ही मिलेंगे आपकी जो है, बहुत ऊपर तक
हल्की गैसें जितना होंगी, हल्की गैस उतना ही क्या होंगे, ऊपर तक मिलेंगी। तो सबसे हल्की गैस बताया था मैंने कौन सी है, हाइड्रोजन है, सबसे ऊपर मिलेंगी आपकी 35,000 किलोमीटर के। इसके पार्टिकल्स तो बताया था कल मैंने 35,000 किलोमीटर से ऊपर, सॉरी 3500 किलोमीटर से ऊपर मिलेंगे इसके जो हाइड्रोजन आयंस वगैरह। क्लियर है, ये ध्यान में रखना है। चलिए, तो गैसेस से जो क्वेश्चन आएगा इन पॉइंट्स को कवर कर लेना। इन गैसों का यूज जानते ही आप लोग, जो क्या है यूज, ऑक्सीजन का तुम लोग लेते हो, नाइट्रोजन पेड़ पौधों को ज़रूरत पड़ती है कि नहीं, और कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों को ज़रूरत पड़ती है। तो इनके बिना भी हमारा काम नहीं चलता। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, पेड़ पौधे नहीं होंगे, और पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बाकी जानवर भी नहीं होंगे आपके, जो है कि नहीं। तो गैसों का महत्व ये देखा जाता है। चलिए, तो ये हो गया आपका गैसेस के बारे में। इस तरीके से पूरी इन्फॉर्मेशन रखना है। कोई भी क्वेश्चन आएगा इन्हीं में से ढूंढ ढांड करके सोच समझ करके निकालना है। राइट, निकाल लोगे अब। केतन बाबू कहाँ खो जाते हो, कभी भी लगता है तुम देख तो मुझे रहे हो लेकिन दिमाग कहीं और है। क्लास में हो, ठीक है। चलिए, कौन कौन सी गैसेस पता है, क्लियर हो गया अच्छे से। टेस्ट होगा अभी, बहुत दिन से टेस्ट नहीं लिया ना तुम लोग का, ठीक है। काय का टेस्ट लिया था, एनवायरनमेंट में आधा टेस्ट हुआ था, आधा बचा हुआ है। बायोडाइवर्सिटी हुआ था, बायोडाइवर्सिटी बचा है, एनवायरमेंटल इकोसिस्टम हुआ था। चलिए, उसको भी देखते हैं। अब आते हैं हम लोग जलवाष्प, वाटर वेपर के बारे में। ये वायुमंडल में 0 से 4% के बीच मिलेगा। 0 से 4 का मतलब कई जगह पे जो एकदम ड्राइस्ट पार्ट होगा वहाँ पे नहीं भी मिल सकता है, जो एकदम शुष्क क्षेत्र होगा, गर्म क्षेत्र होगा, वहाँ पे वाटर वेपर नहीं भी हो सकते। सबसे शुष्क मरुस्थल मैंने बताया था, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, ड्राइस्ट डिजर्ट ऑफ वर्ल्ड, कौन सा बताया था, कौन बताएगा? आपके जो है ड्राइस्ट डिजर्ट ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। चलो, जैद को याद है। अटाकामा डिजर्ट साउथ अमेरिका में, चिली में एक डिजर्ट है, साउथ अमेरिका में चिली में यहाँ पर एक डिजर्ट है, इसका नाम है अटाकामा डिजर्ट। अटाकामा डिजर्ट नाम है। ये कहाँ पर है? नॉर्थ चिली में। कहाँ पर है आपका जो है? नॉर्थ चिली एक कंट्री है, उत्तर चिली, चिली कंट्री है, नॉर्थ मतलब चिली, पूरा चिली लंबा लंबा इस तरीके से एक देश है, तो उत्तरी चिली में है। ड्राइस्ट डिजर्ट, और ये मुख्य रूप से जाना जाता है नाइट्रेट के लिए। नाइट्रेट मिलता है यहाँ पर, और तांबा वगैरह भी मिलता है, कॉपर। चिकवी कमाटा, यहाँ पे तांबे के लिए एक फेमस खान है, चिकवी कमाटा। चिकवी कमाटा, सब भी नोट कर लिया करो, कहीं कहीं काम आएगा, कुछ यूनिक चीज़ें हैं। चिकवी कमाटा करके एक माइंस है वहाँ पे, जो कॉपर के लिए वर्ल्ड फेमस है, ठीक है। जैसे भारत में खेतड़ी की खान है, राजस्थान में तांबे के लिए जानी जाती है। चिकवी कमाटा, CHIQUI, चिकवी, चिकवी कमाटा, ठीक है। के की जगह वैसे क्यूई होगा वैसे, लेकिन स्पेलिंग में लिख लो, चिकवी कमाटा कहते हैं। तो ये अटाकामा जो ड्राइस्ट है, तो ये जलवाष्प कहीं पर शून्य का मतलब न के बराबर नहीं भी हो सकता है, और मैक्सिमम पूरे एटमॉस्फेयर की बात करेंगे तो 4 से 5% के बीच में रहेगा, 5% से नीचे ही रहेगा, मतलब क्लियर है। तो सबसे ज़्यादा जलवाष्प कहाँ मिलेगी? तो विषुवत-रेखीय क्षेत्र में मिलती है, इक्वेटोरियल रीजन में सबसे ज़्यादा, विषुवत-रेखीय क्षेत्र में सर्वाधिक मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे डेली बारिश होती है, हाईएस्ट
इन इक्वेटोरियल रीजन, हाईएस्ट इन इक्वेटोरियल रीजन। आया समझ में? तो जलवाष्प की मात्रा ये सब देखी जाती है। जलवाष्प में देखेंगे तो ये 8 से 9 किलोमीटर के नीचे लगभग 98% जो वाटर वेपर है, जलवाष्प है, वह 8 से 9 किलोमीटर के नीचे मिल जाती है, 9 किलोमीटर के नीचे मिलेगी। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? कि 98% वाटर वेपर 9 किलोमीटर के नीचे ही मिलती है, मतलब ऊपर न के बराबर है। 98% के आसपास की जो वाटर वेपर है, 97-98%, 9 किलोमीटर से नीचे ही मिलेगी, क्योंकि इवेपोरेशन वगैरह कहाँ हो रहा है, नीचे ही होगा, ऊपर जाते जाते कम हो जाएगा। राइट, ये पॉइंट है। और इस जलवाष्प का इम्पोर्टेंस बताया था कि इस जलवाष्प के कारण से सभी मौसमी घटनाएं, सभी वेदर फिनोमिना क्या होती है, ऑल द वेदर फिनोमिना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर। सभी मौसमी घटनाएं, बादल का बनना, बारिश होना, हवा, तूफान, चक्रवात, ये सब किस कारण से चलते हैं? जलवाष्प के कारण से ही होते हैं। अदरवाइज, क्योंकि जलवाष्प के कारण से प्रेशर डिफरेंस भी क्रिएट होता है टेम्परेचर के साथ साथ। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो धीरे धीरे तो जलवाष्प की इंपॉर्टेंस को भी ध्यान में रखना है। तो ये हो गया आपका वाटर वेपर के बारे में, इतनी चीजें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आते हैं डस्ट पार्टिकुलेट्स। धूल के कण। तो ये वायुमंडल में कुछ सूक्ष्म ठोस कण पाए जाते हैं, उनको हम लोग धूल कण के रूप में जानते हैं। सूक्ष्म ठोस कण आपके जो है माइक्रो सॉलिड पार्टिकल्स, उनको धूल कण कहते हैं। राइट, तो धूल के कण में सिर्फ धूल ही नहीं होगा, इसमें नमक के कण भी होते हैं। और पूरे पृथ्वी, ओवरऑल पृथ्वी के ऊपर की बात करें तो नमक के कण सबसे ज़्यादा मिलेंगे। समझ रहे हो? साल्ट पार्टिकल्स, नमक का मतलब साल्ट पार्टिकल्स। क्यों मिलेंगे ऐसा? कि पूरे पृथ्वी में, पूरे ग्लोब की बात करें तो सॉलिड पार्टिकल्स में, एटमॉस्फेयर में सॉलिड पार्टिकल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्या मिलेंगे? आपका साल्ट पार्टिकल्स मिलेंगे। क्यों? हाँ, क्योंकि 71% हमारा क्या है? वाटर बॉडी है, महासागर है। 71% हमारा क्या है? पूरे पृथ्वी पर महासागर है। तो महासागरों से पानी क्या होता है? इवेपोरेट होता है। और उस वाटर वेपर में नमक के कण भी क्या होते हैं? मिले होते हैं। जब वो वाटर वेपर में वाटर फिर से इवेपोरेट हो जाती है तो ये स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, वायुमंडल में ही क्या होते हैं? लटके रहते हैं। आई ना बात समझ में? तो नमक के कण मिलेंगे, बाकी आपका सॉलिड में रेत जो भी डस्ट पार्टिकल्स हो सब आपके रहेंगे ही रहेंगे, धूल के कण रहेंगे। तो धूल के कण समझ के धूल ही धूल मत समझना, इसमें ठोस में कुछ भी हो सकते हैं। जैसे जो पराग कण है, जो पराग कण है, ये भी सब किस में आएंगे? आपके पॉलिनेट्स। ये भी कुछ ना कुछ मात्रा में होते हैं ना वायुमंडल में। आपके जो है फूलों से, है ना, तितलियों के द्वारा इकट्ठा तो किया था, फूलों से भी जो चीज़ें निकलती है ठोस वगैरह, पराग कण भी क्या आएंगे? एटमॉस्फेयर में आ जाएंगे। हम जो चूल्हा जलाते हैं तो धुआं उड़ता है, धुएं के साथ कुछ राख के कण भी वायुमंडल में चले जाएंगे। ब्लैक जैसे मोमबत्ती या फिर दिया जलाते, दिया के साथ जब दिया लास्ट में बुझता है तो काला काला भी उड़ता है, वो सब भी कहीं ना कहीं चले जाएंगे। तो ये सभी किस में आ जाएंगे? स्मॉल पार्टिकल्स में आएंगे। पॉलिनेट्स कहते हैं। पॉलिनेट्स मतलब समझते हैं ना, वो तितलियाँ वगैरह जो लेकर के आपका परागकण को लेकर चलते हैं, उसको पॉलिनेट्स कहा जाता है। उसी के प्रोसेस के थ्रू फिर नए पौधों का भी विकास होता है। तो एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस होती है आपकी जो है इकोसिस्टम का। ये सभी सॉलिड पार्टिकल्स में आएंगे। तो सॉलिड पार्टिकल्स
ध्यान रखने आपका जो ये सब चीज़ें होती है, ये भी आपका 0 से 5% के बीच, सॉरी हाँ 0% तो नहीं ले सकते, मैक्सिमम 5% के आसपास, कुछ ना कुछ 5% के आसपास मिलेंगे पूरे एटमॉस्फेयर की बात करें तो 5% के आसपास मिलेगा। क्लियर हो गया पॉइंट? तो ये चीज़ें हो गई। डस्ट पार्टिकुलेट्स का इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व ये है कि ये नहीं होते तो भी हमारा काम नहीं चलता। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये संघनन के लिए आधार का काम करते हैं, संघनन के लिए आधार प्रदान करते हैं, संघनन के लिए बेस प्रोवाइड करते हैं। बेस प्रोवाइड्स फॉर कंडेंसेशन, बेस प्रोवाइड्स फॉर कंडेंसेशन, है ना। तो संघनन कल बताया था मैंने, ललिता तुम समझ लीजिए, संघनन का मतलब होता है जलवाष्प का जल में परिवर्तन, है ना। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, संघनन। जैसे अभी इसके चारों ओर पानी नहीं है, ठीक है, लेकिन इसी में ठंडा पानी डाल दूंगा तो इसके चारों ओर पानी जमा हो जाएगा। वो पानी कहाँ से आया, अभी तो नहीं है। ठंडा पानी डालने से अंदर का पानी बाहर थोड़ी आता है, लेकिन बोतल के चारों ओर पानी आ जाता है, कहाँ से आता है, हाँ, कि एटमॉस्फेयर की जो वाटर वेपर है उस ठंडा सरफेस होने के कारण से उसके साथ क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, चिपक जाता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। तो कंडेंसेशन के लिए कोई ना कोई एटमॉस्फेयर में आधार, ये तो बोतल आधार हो गया, लेकिन वायुमंडल में बादल बनते तो बादल कंडेंसेशन के लिए कोई ना कोई बेस चाहिए आपका जो है। तो बेस कौन प्रोवाइड करते हैं आपका जो है, ये डस्ट पार्टिकुलेट्स प्रोवाइड करते हैं। तो उसके चारों ओर फिर संघनन की प्रक्रिया होती है। आ रही बात समझ में? नमक और मॉइस्चर, तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं ना वो तो, हाँ, तो वो मॉइस्चर ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं आपका जो है, ठीक है, क्योंकि सॉलिड भी है और बाकी वो एब्जॉर्प्शन उनका ज़्यादा होता है मॉइस्चर का, इस कारण से जम जाता है और वो पास आने के बारीक कण होने के कारण से। तो इस कारण से डस्ट पार्टिकुलेट्स को जो हम लोग आर्द्रताग्राही नाभिक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, हिंदी में कहते हैं आर्द्रताग्राही नाभिक, इंग्लिश में कहते हैं हाइग्रोन्यूक्लियस, डस्ट पार्टिकुलेट्स को। हाइग्रोन्यूक्ली या न्यूक्लियस कर देते हैं। किसको कहते हैं आपका जो है, डस्ट पार्टिकुलेट्स को क्या कहते हैं, क्योंकि संघनन के लिए आधार का कार्य करते हैं, इसलिए डस्ट पार्टिकुलेट्स क्या कहलाते हैं आपके, ये सूक्ष्म कण क्या कहलाते हैं, आर्द्रताग्राही नाभिक कहलाते हैं। क्योंकि आर्द्रता को क्या कर रहे, ग्रहण कर रहे, मॉइस्चर को क्या कर रहे, अपने चारों ओर एब्जॉर्ब कर रहे या उसको रोक रहे हैं। आ रही बात समझ में? इसलिए इसको हाइग्रोन्यूक्लियस या हाइग्रोन्यूक्ली कहा जाता है। तो ये भी याद रखना, डस्ट पार्टिकुलेट्स आर नोन एज हाइग्रोन्यूक्ली। आया समझ में? क्यों कहा जाता है, समझ में आया? क्योंकि संघनन के लिए आधार का काम कर रहे हैं। कोई समस्या आता किसी को? तो ये हो गया आपका कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कल का आयन मंडल में एक दो चीज़ें और लिख लीजिए। आयन मंडल पढ़ाया था कल आपका, फिर ये वाला टॉपिक ख़त्म करेंगे। तो आयन मंडल में कल हमने पढ़ तो लिया था, इसमें पार्टिकल्स आयनिक फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इसमें जो लास्ट में मैंने लिखवाया था कि आयन मंडल जो है, पहले जब हमारे पास सैटेलाइट नहीं थे तो टीवी और रेडियो के ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज किए जाते थे। टीवी रेडियो के प्रसारण के लिए क्या होते थे, कौन से मंडल का यूज होता, तो आयन मंडल का। आज भी हमारे सैटेलाइट इसी मंडल में मुख्य रूप से होते हैं। देखा था ना कल हमने कि जो निचले सैटेलाइट्स है, निचले उपग्रह है, हम कहाँ पे स्थापित करते हैं, इसी आयन मंडल में या तापमंडल का ही पार्ट है। ये किसका पार्ट है आपका, तापमंडल का पार्ट है। तापमंडल के आयन मंडल में निचले उपग्रह मैंने बताया था कि लगभग 600 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं निचले उपग्रह। तो अब तो हम लोग उपग्रह का सहारा लेते हैं। उपग्रह क्या करते हैं, यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी भेजते हैं
उपग्रह रिसीव करते हैं, उसको फिर से ट्रांसमिट कर देते हैं और उसके आधार पर हमें अलग अलग क्षेत्रों में चैनल वगैरह आपको क्या होते हैं सुनाई और दिखाई देते हैं। आ रही बात समझ में? तो उपग्रहों का यूज करते हैं। जब पहले हमारे पास उपग्रह नहीं थे, लोअर सैटेलाइट्स, इंग्लिश वाले लोअर सैटेलाइट्स, जब हमारे पास पहले सैटेलाइट्स नहीं थे तो ये आयनमंडल में जो हमने कल देखा था लेयर्स मिलती कौन कौन सी, सबसे पहले नीचे वाली लेयर्स होगी नाइट्रोजन लेयर, नाइट्रोजन आयनिक लेयर आपका जो ये 80 से 200 किलोमीटर, तो इसको हम लोग एक अलग लेयर के रूप में डी लेयर कहा गया। सबसे नीचे वाली लेयर को क्या कहा गया? डी लेयर। उसके ऊपर फिर कौन सी मिलती है? ऑक्सीजन आयनिक लेयर मिलती है आपकी, जो है ये कहाँ मिलती है? 200 से 1100 किलोमीटर तक, तो इसको ई लेयर कहा गया। उसके बाद कौन सा था आपका? हीलियम, 1100 से 3500 तक, उसको एफ लेयर कहा गया। और उसके बाद आपके जो सबसे ऊपर हाइड्रोजन की है जो 3500 से ग्रेटर देन 35 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर। जी नाम, हाँ मतलब ये जो कल तो बताया था मैंने, आयन मंडल में क्या होती है? गैसें आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और जो आयनिक फॉर्म में गैसें से वह लेयर्स में क्या हो जाती है आपकी? वहाँ पे मिलती है, एक मिक्सअप नहीं मिलती है। जैसे नीचे क्या क्या होता है? गैसें मिक्सअप मिलती है। तो ये आपका आयन मंडल की स्पेशली कहाँ की बात हो रही है आपकी? कि आयन मंडल में जो गैसेस आयनिक गैसेस पाई जाती है, आयनिक गैसेस पाई जाती है, वह लेयर्स के रूप में पाई जाती है। लेयर्स के रूप में जो इस तरीके से क्या होती है? मिलती है। तो इसको हेडिंग यदि सोच रहे तो आयन मंडल में गैसों की, आयनिक गैसों की लेयर्स करके समझ सकते हो। तो इसी को हम लोग अलग अलग लेयर के रूप में डी ई एफ जी लेयर कहा गया। क्या कहा गया आपका जो है? डी ई एफ जी लेयर। अब यहाँ पर क्या है कि जब हमें कम दूरी का प्रसारण करना होता है, यानी ये हम धरातल पृथ्वी पर आ जाओ अब, तो कम दूरी के प्रसारण के लिए हम लोग किसका यूज करते थे? पहले डी लेयर का। अब ये क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए, पहले बनते थे कि कम दूरी के प्रसारण के लिए हम किसका यूज करेंगे? कम दूरी का प्रसारण, डी लेयर से टकरा करके तरंगे वापस आ जाती है ना, इसीलिए हम लोग शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव वर्ड यूज करते हैं। तो लॉन्ग वेव वाली ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगी, लॉन्ग वेव होंगे तो नीचे से टकरा के वापस आएंगे, तो ये लॉन्ग वेव टकरा के वापस आती है। कौन सी वाली? डी लेयर से। यहाँ से कौन सी वाली आएंगी? लॉन्ग वेव, लंबी तरंगे, दीर्घ तरंगे वाली लॉन्ग वेव। आ रही बस समझ में? और बाकी बीच वाली से मीडियम वेव, इससे कौन कौन सी तरंगे टकराएंगी आपकी? तो मध्यम दूरी का प्रसारण, जैसे रेडियो चालू करते हो आप लोग तो आते रहता है फ्रीक्वेंसी पे, लॉन्ग वेव फ्रीक्वेंसी पे, मीडियम वेव फ्रीक्वेंसी से बोलता है। कभी सुना है कभी ध्यान से? जैसे दिल्ली का चैनल गाना सुनोगे, दिल्ली के चैनल से यहाँ पे रेडियो ऑन करोगे तो वो बोलेगा मीडियम वेव फ्रीक्वेंसी पर इतने इतने पे, या 98.3 क्या है? 98.3, 94 पॉइंट समथिंग जो भी लिखता फ्रीक्वेंसी है। तो एफएम इसमें आएगा, नीचे वाले में एफएम आएगा। एफएम वाला, एफएम तो लोअर सैटेलाइट से कहाँ से होंगे? एफएम वाला कहाँ से आएगा? तो निचले सैटेलाइट से आएगा। नहीं, उसका नाम बस अलग, ये तो कल बताया था ना मैंने उसको। हाँ, उसको नाम दे दिया गया बस। इससे टकरा करके तरंगे आती है। प्रसारण की बात कर रहा हूँ, रेडियो टीवी का प्रसारण जो होता है ना, तो रेडियो टीवी का जो प्रसारण है उसमें अलग अलग प्रसारण होते हैं। एक तो एफएम आता है, ब्रॉडकास्टिंग है ना, रेडियो टीवी प्रसारण मतलब ब्रॉडकास्ट जो होता है आपके जो है, तो जो ब्रॉडकास्ट होता है तो एफएम कहाँ से? एफएम क्या होता है? एफएम आपका शॉर्ट डिस्टेंस वाला होता है। एक थोड़ा सा दूर जाओगे तो एफएम सुनाई देना। लेकिन वही दिल्ली का जो चैनल है जिसको हम लोग विविध भारती वगैरह, कुछ नाम सुना होगा, कभी सुनते होंगे रेडियो वगैरह, तो कि विविध भारती चैनल पर आप इस फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है, आजकल तो प्रोग्राम कौन से आते पता ही नहीं है, ठीक है, तो
पहले बहुत सारे अलग अलग नाम, तराने, तो कुछ कुछ ऐसे नाम हुआ करते थे। अब तो एफएम का ज़माना है और एफएम भी नहीं सुनते तुम लोग तो। अब तो सीधा डायरेक्टली यूट्यूब या कोई चैनल चालू करो, स्पॉटिफाई और पता नहीं क्या क्या है, उसमें से गाना सुनते होंगे। तो रेडियो टीवी की गाड़ी वाड़ी में भले हम लोग सुनते रहते हैं, राइट। तो सुना होगा ध्यान से। तो मैंने कहा ना, हर एक इन्फॉर्मेशन आपके एग्ज़ाम के काम की है। यूपीएससी का मतलब है कि आप जो भी देख रहे हो, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, जो भी दिख रहा है, हर चीज़ को सोचना है कि कैसे हो रहा है। जैसे एफएम चल रहा है तो कैसे चल रहा है, कभी सोचा कभी आप लोगों ने? नहीं सोचा होगा आज तक। हाँ, ठीक है। जैसे एफएम में चैनल्स आते हैं 98.3, ठीक है, 94 पॉइंट समथिंग, इस टाइप से आते हैं। कभी दिमाग चला कि क्या होता है, 98.3 क्यों बोल रहा है, 94 क्यों बोल रहा है, 95 क्यों बोल रहा है? क्या ले लीजिए? तो ये सब भी आपको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। प्रशासक का मतलब है कि हर चीज़ जो आपके आसपास हो रही है, हर चीज़ के बारे में आपको, आप घर में फ़िल्टर यूज होता है, उसमें लिखा रहता है यूवी प्रोसेस के थ्रू वाटर फिल्टर किया जाता है। कभी कोशिश किया कि यूवी प्रोसेस क्या होता है? उसी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वाटर प्यूरिफाई करने के लिए यूवी प्रोसेस यूज करते हैं, उसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। ओजोन भी लिखा रहता है उसमें, ओजोन प्रोसेस भी लिखा रहता है। कभी देखा है कभी? हाँ भाई, आरओ में ही। हाँ, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होती है, सब चीज़ लिखा रहता है। तो इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ यूपीएससी ने, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। वो किसी किताब से नहीं पूछा, उसने बस आपके बस जनरल अवेयरनेस है कि डे टू डे लाइफ में आप आरओ यूज कर रहे हो, आरओ बोलते हैं ना रोज, तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है पूछ दिया उसने। तो उसको बोलोगे सर ने पढ़ाया नहीं था, तो हर चीज़ सर पढ़ा ले जरूरी नहीं कुछ। मैंने कहा आसपास जो हो रहा है उसको भी अपने से भी देखना है। तो रेडियो टीवी का जो प्रसारण होता है वह अलग अलग होता है। जैसे ये एफएम चैनल हो गया, तो इसके लिए निचले सैटेलाइट चाहिए हमें, जो कम लेयर, निचले वाले लेयर। अब नहीं होता इसका यूज, मैंने कहा अब सैटेलाइट ही होते यूज। जब हमारे पास सैटेलाइट नहीं थे तब की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसलिए अब इसके क्वेश्चन पूछने की संभावना कम है। लेकिन पहले जब सैटेलाइट नहीं थे तो प्रसारण कैसे होता था? तो ये जो लेयर्स यहाँ पर है आयन मंडल में, उससे टकरा करके तरंगे वापस आती थी। रेडियो टीवी का प्रसारण कैसे होता है? मैं यहाँ बोल रहा हूँ और सुनाई पूरा ऑल ओवर इंडिया में दे रहे, एक तो कमरे के अंदर बोल रहे। और कभी सोचा इस बारे में? नहीं सोचा, क्योंकि हम सोचते नहीं है कि नहीं? सोचते कहाँ है हम लोग? सोचते हो? कभी सोचा इस बारे में कैसे प्रसारण, कैसे, किस बारे में सोचते हो बताओ? किस बारे में सोचते हो? ठीक है, तो ईरान युद्ध हो रहा है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सोचा इस बारे में कभी? ठीक है, और चलो ये तो ठीक है। तो वो रिक्शा वाला बता देगा यार गैस और पेट्रोल बढ़ने वाला ईरान युद्ध के कारण। इसके अलावा बताओ चलो। हाँ, तो ट्रेड में तो भी आ गया। सबसे ज़्यादा ट्रेड में हमारा कंट्रीब्यूशन देखेंगे इंपोर्ट में तो पेट्रोल और गैस का ही होता है। तो सबसे मेन तो ट्रेड वही इम्पैक्ट हो गया। उसके अलावा सोच के बताओ ना भाई। इकोनॉमी से बाहर निकलो, इकोनॉमी तो पड़ेगा, अलग बात, पड़ ही रहा है। उसके अलावा हाँ, ठीक है, आपका आना जाना ठीक है। तो इकोनॉमिकल तो पड़ेगा ही, ट्रेड्स आपका पूरा का पूरा प्रोडक्ट्स वगैरह बढ़ जाएंगे, है ना। ट्रैवलिंग बढ़ रही है, आपके ट्रैवलिंग कास्ट बढ़ रहे हैं, सब कुछ बढ़ रहा है आपका जो। इसके अलावा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट का भी सोचा? वहाँ पे ब्लैक एसिड रेन हो रहा है, तुम सोचोगे ईरान में हमें क्या। लेकिन हवाएं, मैंने कहा अभी जस्ट मानसून की स्थिति आएगी, है ना। ठंडी के दिनों में हवाएं इधर से इधर की ओर चलती है। तो ये कहीं ना कहीं जब ईरान में यहाँ से हवाएं धुआं उड़ेगा तो ये हवाओं के साथ कहीं ना कहीं बाहर आती है, अन्य देशों को भी, हिंद महासागर के ऊपर, अरब सागर के ऊपर भी कहीं ना कहीं आएगा। तो इसका इम्पैक्ट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी पड़ेगा पूरे भारत के ऊपर या पूरे एशिया के ऊपर पड़ेगा आपका आने वाले समय में। ग्लोबल वार्मिंग फिर बढ़ेगी। तो बड़े लेवल पे सोचेंगे तो सब कुछ है। इकोनॉमिक तो पढ़ना है, उसका हर कोई जानते हैं, कुछ ना कुछ लिख ही लोगे। बाकी अदर एनवायरनमेंट पे पड़ेगा आपके जो समय पे, पॉलिटिकल तो पड़ेगा ही पड़ेगा, पॉलिटिकल, ठीक है, वो सब इम्पैक्ट देखना। तो अलग अलग डायमेंशन में सोचना है। चलिए, एनीवे,
यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि होता क्या है कि हमें कम दूरी का प्रसारण करना है तो हम लोग लॉन्ग वेव यूज करते हैं। लॉन्ग वेव फ्रीक्वेंसी, यस, फ्रीक्वेंसी और लॉन्ग वेव आपका जो है वाली तरंगे यूज करते, और फ्रीक्वेंसी का उल्टा संबंध होता है, बताया था कि फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है ना। जिसका साइंस नहीं है वो लिख सकते, फ्रीक्वेंसी को हिंदी में कहते हैं आवृत्ति, उल्टा संबंध होता है तरंग दैर्ध्य से। जिसकी पहली क्लास है, थोड़ा सा घबराएंगे नहीं, सब चीज़ें धीरे धीरे हो जाएंगी। आ रही बात समझ में? फ्रीक्वेंसी के साथ तरंग दैर्ध्य का उल्टा संबंध होता है। तो लॉन्ग वेव तरंगे या फ्रीक्वेंसी की जब बात करेंगे तो क्या हो जाएंगे आपकी जो है उसका उल्टा हो जाएगा, शॉर्ट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, लघु आवृत्ति वाली हो जाएंगी। हमेशा यूपीएससी जब यूज करेगा तो ध्यान रखना, लॉन्ग वेव प्रसारण कैसे होता है, यहाँ से हम जो फ्रीक्वेंसी सेंड कर रहे हैं या फिर वेवलेंथ वाली वेव सेंड कर रहे हैं, इसमें बोल रहा हूँ, ये भी माइक के थ्रू, सभी ऑनलाइन जो हमारा ऐप है उसके थ्रू प्रसारण हो रहा है। वो कैसे हो रहा है भाई, मैं दिख भी रहा हूँ उस वहाँ पर, ये सब सैटेलाइट के थ्रू हो रहा है ना। इंटरनेट पहला माध्यम हो गया, इंटरनेट की सप्लाई हो रही है, इंटरनेट के माध्यम से आपका क्या हो रहा है, फिर से सैटेलाइट के पास जा रहा है, और सैटेलाइट फिर से क्या कर रहा है, जितने भी ऐप के थ्रू डायरेक्ट सेम फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ें है उसको क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है। तो उसके साथ वो पूरा का पूरा विजुलाइज कर देता है आपका इमेज, और ऑडियो वीडियो में कन्वर्ट कर देता है फिर से, है कि नहीं। तो ऑडियो वीडियो जो मैं ये है ये कन्वर्ट हो गई लाइट फ्रीक्वेंसी में, लाइट के रूप में प्रसारित होता है आपका जो है। फिर उसके बाद वो चला गया फिर से ऊपर, फिर से कन्वर्ट होकर के जो आप लोग देखोगे ऑनलाइन वहाँ पे फिर से चला जाता है। ये पूरा प्रोसेस होता है आपका जो है कि नहीं भाई। तो सोचोगे तो लगेगा कि चमत्कार है, लेकिन हम सोचते नहीं, लगता हाँ बस आ तो रहा है, ठीक है। लेकिन जिसने भी सोचा होगा पहली बार किसी भी चीज़ को, जो पहली बार सोच करके बनाया होगा, वो महान व्यक्ति होता है। हम तो उसको बस पढ़ करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। महान तो वो है जिसने सोचा कि कैसे फ़ोन बना होगा, फ़ोन बनाने वाले ने सबसे पहले सोचा होगा, फिर इंटरनेट वाले ने सोचा होगा, एआई का ज़माना आएगा तो एआई में पहली बार किसी ने, कैसा भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है जो एक क्लिक सब कुछ डालो सब कुछ खंगाल के निकाल के दे देता है, समझ गए ना भाई। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं और ये सब कहीं ना कहीं जुड़ी हुई। एनीवे, तो हमें जब कम दूरी का प्रसारण करना होगा तो सबसे पहले याद रखिए, कम दूरी के प्रसारण के लिए हम लोग लॉन्ग वेवलेंथ वाली वेव्स यूज करते हैं, या फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, शॉर्ट फ्रीक्वेंसी, इसका उल्टा याद रखना है। लघु आवृत्ति वाली तरंगे यूज करते हैं, वेवलेंथ तरंगे, हिंदी में हो जाएगा दीर्घ तरंगे या लघु आवृत्ति वाली तरंगे। तरंगे दीर्घ होगी तो आवृत्ति क्या होगी, लघु हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, उल्टा संबंध है। क्लियर है? तो कम दूरी के लिए क्यों, क्योंकि लॉन्ग वेव है तो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, वो कहीं ना कहीं बीच में टकराएंगे और वापस आ जाएंगे, तो इसलिए लॉन्ग वेव यूज करते हैं। एफएम में हमें लॉन्ग वेव यूज करते हैं हम लोग जो है। तो पहले जब होता था कम दूरी का प्रसारण करना होता, नीचे वाली ये जो लेयर है जिसको हम लोग डी लेयर कहते हैं उसको यूज करते थे, आया समझ में। और बीच वाला जो प्रसारण है इन दोनों से होता था मीडियम वेव, मध्यम तरंगे। बीच से जैसे दिल्ली का चैनल यहाँ पे सुनाई दे रहा है तो मध्यम तरंगे यूज करता है, मीडियम वेव यूज करता है वो। इसलिए जब विविध भारती चुनोगे तो मीडियम वेव पे इतना इतना फ्रीक्वेंसी बोलेगा, राइट। और यदि लंदन का कुछ सुनना है तुम्हें, आज भी लंदन का चैनल सुनना है तो छत के ऊपर चढ़ना पड़ता है। रेडियो टीवी सुनना, रेडियो टीवी की बात छोड़ो, रेडियो को सुनना हो तो पहले हम लोग बीबीसी लंदन करके न्यूज़ सुनते थे। आज भी बीबीसी है, आपका न्यूज़ चैनल है, पूरा का पूरा एजेंसी है, टीवी वगैरह उसका चैनल आता है। तो लेकिन रेडियो की बात कर रहा हूँ, वो तो सेटेलाइट के थ्रू डायरेक्टली आपका टीवी आता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो पहले एंटीना हुआ करता था, उस एंटीना से रिसीव करते थे, है ना। अब तुम लोग एंटीना वाले ज़माने के नहीं हो, उसके बाद वाले ज़माने वाले होंगे तुम लोग।
हमारा वाला ज़माना एंटीना वाला था, एंटीना हिला हिला के फ्रीक्वेंसी मैच करते थे, तब जा कर के टीवी दिखाई देती थी, ठोक ठोक के करते थे, है कि नहीं। अब वो नहीं है, डायरेक्टली सैटेलाइट के थ्रू हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो गई है। और सबसे दूर का प्रसारण जो होगा ये यहाँ से होगा, जैसे लंदन से कुछ, लंदन या यूरोप का कुछ चैनल सुनना है तो सबसे ऊपर वाली लेयर से होता था, तो जी लेयर कहा जाता था इसको। तो ये आपका हो गया, आपका मध्यम की जगह होगा शॉर्ट वेव हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो लॉन्ग फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। तो जितना दूरी का प्रसारण उतना ही शॉर्ट वेव यूज करना पड़ेगा आपको। तरंगे क्या होंगी, छोटी होते जाएंगी, तभी तो दूर तक ट्रेवल करेंगी ना। जितनी छोटी होंगी उतनी दूर तक ट्रेवल करेंगी, जितनी बड़ी होंगी तो ज़्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं करेंगी। तो पहले तो ये याद रख लो कि लॉन्ग वेव, शॉर्ट वेव और मीडियम वेव समझ में आ गया। कम दूरी के लिए लॉन्ग वेव, बीच की दूरी के लिए मध्यम वेव, और बहुत दूरी के लिए आपका जो है शॉर्ट वेव यूज करते हैं। तो ये डी, ई, एफ, जी ये सब लेयर भी आपकी जो है आयन मंडल से ही संबंधित है। तो पहले इन्हीं लेयर से टकरा करके फ्रीक्वेंसी रिटर्न होती थी, और टीवी रेडियो का क्या होता था, ब्रॉडकास्टिंग होता था, प्रसारण होता था। आया समझ में। तो ये क्वेश्चन अब नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी सिलेबस या इस टॉपिक का पार्ट है, तो क्वेश्चन ये जरूर आता है कि पहले प्रसारण के लिए कौन से लेयर का यूज होता था, कौन से मंडल का यूज होता था। तो अब तो नहीं है। चलिए, तो ये समझाने की कोशिश की, कहीं मिलेगा तो चलूँ आगे। चलिए, तो अब लास्ट में हम लोग सोचते हैं कि क्वेश्चन आएगा वायुमंडल का महत्व पूछेगा तो क्या लिखोगे, इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, है ना। क्षोमंडल का महत्व पूछा हुआ है शायद, इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ, तो इसमें सभी का अलग अलग बता दो तो आपका काम हो जाएगा। ट्रोपोस्फियर का क्या महत्व है, समताप मंडल का क्या महत्व है, फिर आपका मध्य मंडल का कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है हमारे पास, फिर ताप मंडल का क्या महत्व है, थर्मोस्फियर। ताप मंडल में फिर दो है हमारे पास, एक आयन मंडल अभी जो पढ़ा आयनोस्फियर, और एक पढ़ा हमने बहिर्मंडल एक्सोस्फियर। तो ये चारों को अलग अलग बताएंगे। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। तो शायद मेरे ख्याल से क्वेश्चन मेंस और प्रीलिम्स का क्या है अभी देखते हैं कौन लेके आया है। क्वेश्चन तुम ही लोग को लेके आना है, ताकि इस बहाने क्वेश्चन देख लो तुम लोग, और नहीं लाओगे तो मान के चलूंगा बन जा रहे तुमसे। एनीवे, तो क्षोमंडल का क्या महत्व हमारे लिए, ठीक है। सबसे पहली बात तो जितना भी हमारा जीवन संभव है इसी कारण से संभव है, तो जीवन संभव क्षोमंडल के कारण से। क्षोमंडल में जो गैसें नहीं होती, वाटर वेपर नहीं होता, तो हम लोग नहीं होते, है कि नहीं। जितने भी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन का भी इम्पोर्टेंस है, कार्बन डाइऑक्साइड का इम्पोर्टेंस है, तो सभी गैसें कहाँ मिलती है, मुख्य रूप से क्षोमंडल में, जो जीवन के लिए जरूरी है। पानी मिलता है, सब कुछ मिलता है, वाटर वेपर, वर्षा वर्षा सब, बारिश वारिश सब यही होती है। तो क्षोमंडल का इम्पोर्टेंस क्या होगा, जीवन के लिए जरूरी है, जीवन इसी के कारण से संभव है। आया समझ में। तो लाइफ पॉसिबल, ठीक है, जस्ट लाइक सर्वाइवल ऑफ लाइफ ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस गैसेस। लाइफ संभव क्यों है, क्योंकि जितनी भी गैसेस है सब कहाँ पे मिलती है, मुख्य रूप से वाटर वेपर मुख्य रूप से कहाँ मिलता है ना। इनके बिना जीवन संभव होता है क्या, नहीं होता। और इसका तापमान भी, तापमान संतुलन बना रहता है क्षोमंडल में भी, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। यदि क्षोमंडल नहीं होता तो तापमान शून्य से नीचे चला जाता। तापमान क्या होता है आपका, शून्य से टेम्परेचर बैलेंस बना रहता है। आया समझ में। तो ये हो गया आपका
क्षोभ मंडल का महत्व हमारे लिए। ठीक, समताप मंडल में जानती क्या बताया था, ओजोन गैस होती है, और ये ओजोन गैस क्या करती है, हाँ, यूवी जो अल्ट्रावायलेट रेस है, पराबैंगनी किरणें, उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। पराबैंगनी किरणों का अवशोषण, और ये किरणें यदि अवशोषित नहीं होती तो हम लोग यहाँ पे फिर से नहीं होते, हम लोग के लिए नुकसानदायक है। तो ये क्षोभ मंडल का महत्व की जगह पे समताप मंडल का महत्व हो गया, है कि नहीं। आयन मंडल का अब तो डायरेक्टली नहीं, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली यहाँ पे जितने भी उपग्रह वगैरह कहाँ पे स्थापित किए जाते हैं, है ना। पहला वाला पॉइंट वो भी डाल देना, जब उपग्रह नहीं थे तब भी रेडियो टीवी प्रसारण के लिए इसका यूज होता था, अब इसके स्थान पे उपग्रह के द्वारा होता है ना। रेडियो टीवी प्रसारण, रेडियो टीवी प्रसारण, ब्रॉडकास्टिंग ऑफ रेडियो एंड टीवी। और वर्तमान में सैटेलाइट कहाँ पे स्थापित होते हैं, निचले सैटेलाइट, निचले उपग्रह, लोअर सैटेलाइट्स कहाँ पर होते हैं, क्लियर हो पॉइंट। और लोअर सैटेलाइट्स, ठीक है, वहीं पर इस्टेब्लिश किए जाते हैं आज की डेट में, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोअर सैटेलाइट्स इन दिस स्फीयर, आइनोस्फीयर। कौन सा वाला, आज किस समताप मंडल में डाल दो, समताप मंडल के निचले भाग में उड़ते हैं, क्षोभ मंडल के ऊपर। और इसको मैंने कहा था, इसको चुंबकीय मंडल भी कहते हैं, इसको मैग्नेटोस्फीयर भी कहते, बताया था ना कल। और इसी के कारण, इस मैग्नेटोस्फीयर के कारण से सौर पवनों का प्रभाव, ये सौर पवनों से रक्षा करता है हमारी, जो है सौर पवनों से क्या करता है, रक्षा करता है चुंबकीय मंडल। सौर पवन, सोलर विंड, सोलर फ्लेयर्स, दोनों वर्ड यूज कर सकते हो। प्रोटेक्ट फ्रॉम सोलर फ्लेयर्स, सोलर विंड्स। आया समझ में। चलिए, तो इतना याद रखना है वायुमंडल की संरचना संगठन में। ये टॉपिक आपका पहला, लेकिन इम्पोर्टेंस है ना। ये टॉपिक एक दिन का था, लेकिन मैं आराम से पढ़ाता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर रहे, बिना क्लियरिटी के। 2 घंटे में टॉपिक, 2 घंटा इसके लिए काफ़ी है पढ़ाने के लिए, इस टॉपिक को ख़त्म करने के लिए 2 घंटा। लेकिन मुझे मालूम है कि अभी 2 घंटे में फास्ट पढ़ाऊँगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फिजिक्स भी है, ठीक है। और क्वेश्चन यहाँ से इसी एक टॉपिक से हर साल एक क्वेश्चन मान के चलो आएगा ही आएगा। तो लाओ क्वेश्चन, कौन लेके आए, दिखाओ। आकांक्षा लाई हो क्वेश्चन, किसका लाए हो, दो। इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, मैंने कहा ये तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है, नहीं लाओगे तो हाँ। इसमें भी ये वाला बच्चा है अभी, इंफ्रारेड रेस वगैरह ना, जस्ट इंसुलेशन, अभी एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें आएगा क्वेश्चन। एटमॉस्फेयर से है, लेकिन ये इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं, अभी नेक्स्ट इंसुलेशन ही पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंसुलेशन, सूर्यताप, है ना। कल जो हम लोग पढ़ेंगे वह कौन सा पढ़ेंगे, ये वाला टॉपिक, इंसुलेशन, तो वो वहाँ से रिलेटेड टॉपिक। और क्वेश्चन, हाँ, हर साल एक क्वेश्चन आया हुआ है, कुछ ना कुछ, देखते नहीं हो, कहाँ है, असमुंडी लाने से काम नहीं चलेगा, देखे थे, बन जा रहा है। क्लाइम्बोलॉजी में तो बहुत सारे आए होंगे, बस इस पर्टिकुलर टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन थे, उसको बोला ना कॉपी में नोट करके लाना करके। ठीक है, मैंने कहा कि जब कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ तो उस टॉपिक से आए हुए क्वेश्चंस को कॉपी में क्या कर लोगे, थोड़ा सा लगेगा मेहनत, या फिर ठीक है मेहनत लगेगा कि कॉपी में क्वेश्चन ही नोट कर लो, ऑप्शन भले मत करो, है ना, ऑप्शन तो सोच लेंगे। तो इतना मेहनत कर लोगे तो आपके लिए हेल्पफुल है आपका जो। लेकिन मैंने कहा ना कि आलस सबसे बड़ा शत्रु है। और कुछ है, दिखाओ।
इसके अलावा कोई क्वेश्चन मेंस में एक क्वेश्चन आया था मेरे ख्याल से क्षोभ मंडल के बारे में पूछा हुआ है, ट्रोपोस्फियर के बारे में। व्हाट आर अरोरा बोरियालिस एंड अरोरा ऑस्ट्रेलिस, हाउ आर दे ट्रिगर्ड? ये क्वेश्चन आया था क्या? कब आया था? ठीक है, लिख लिया करो ईयर भी। तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, व्हाट आर अरोरा बोरियालिस एंड अरोरा ऑस्ट्रेलिस, कल पढ़ाया था मैंने। एंड हाउ आर दे ट्रिगर्ड, मतलब वो कैसे ट्रिगर, मतलब बनते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं। ट्रिगर्ड का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, वो कैसे बनते हैं। तो कल ही मैंने बताया था ये क्वेश्चन जो इन्होंने लाया हुआ है, तो ये इसका आंसर आप आराम से लिख सकते हैं कि अरोरा बोरियालिस। तो आयन मंडल में लिख देना है कि आयन मंडल में जो ध्रुवीय प्रकाश की उत्पत्ति होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में क्या कहते हैं, अरोरा बोरियालिस कहते हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर में इसको क्या कहते हैं हम लोग, अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। कारण उसके दो बताए थे मैंने, आपका मेन आपका एक तो आयनीकृत गैसें पार्टिकल्स, दूसरा आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड, और कुछ सोलर फ्लेयर, सोलर विंड्स वगैरह का भी क्या रहता है, रोल रहता है। तो 150 वर्ड्स में होगा या 100 वर्ड्स में होगा ये क्वेश्चन? हाँ 250 में था, देख लेना एक बार से, 250 तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, पूरा लेख क्वेश्चन एक बार ध्यान से, और होगा भी 250 तो फिर कैसे लिखोगे? चलो ये बोल रहा है कि 250 में था कि अरोरा ऑस्ट्रेलिस क्या होता है, अरोरा बोरियालिस क्या होता है ना, ये क्या होता है करके पूछा हुआ है। ट्रिगर्ड, और कैसे ट्रिगर्ड होता है मतलब कैसे बनता है। तो पहली बात तो दिमाग में एक चीज डाल दीजिए, जैसे 250 वर्ड्स में पूछा है, अब आपके 250 वर्ड्स नहीं हो रहे, तो ज़बरदस्ती 250 वर्ड्स करने की कोशिश नहीं करना है ना। उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी चीज़ें उतना डाल दो, उसके बाद भले वो 100 वर्ड हो, 150 वर्ड हो, काम चल जाएगा। और मैक्सिमम लिखा रहता है, अधिकतम 250 शब्दों में लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? अधिकतम, उससे ज़्यादा नहीं जाना, उससे कम में काम चल जाएगा। नहीं तो फिर 250 वर्ड कवर करने के चक्कर में ज़बरदस्ती, जैसे आपका पता पूछा किसी ने, लिखना है 100 वर्ड दे दिया, अधिकतम 100 शब्दों में पता लिखिए, तो 50 शब्दों में ख़त्म हो रहा है, तो 50 शब्द ही काफ़ी है। बाप दादा का, फिर सब बाप दादा नाना या पड़ोसी, और पड़ोसी का पड़ोसी नहीं डालना है उसमें, ज़बरदस्ती जो है, समझ गए ना। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि आयन मंडल में एक विशेष घटना क्या होती है, एक विशेष भौगोलिक घटना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्योग्राफिकल फिनोमिना कहते हैं। आयन मंडल में एक विशेष भौगोलिक घटना और स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल फिनोमिना घटित होती है, जिसको हम लोग ध्रुवीय प्रकाश कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पोलर लाइट्स कहते हैं। इस पोलर लाइट्स को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अरोरा बोरियालिस कहा जाता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में इसको क्या कहा जाता है, अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। तो पहले क्वेश्चन का पहले पार्ट का आंसर तो इतना ही हो गया, है कि नहीं। अब ये बनते कैसे हैं, हाउ इट ट्रिगर्ड लिखा हुआ है, ये कैसे ट्रिगर्ड होते हैं, मतलब कैसे आपके जो है वायुमंडल में बनते हैं। तो उसमें फिर प्रोसेस में आ जाओ कि चूंकि आयन मंडल में सभी गैसें क्या होती है, आयन मंडल में सभी गैसें आयनीकृत होती है। यहाँ पे क्या होती है, सभी गैसें क्या होती है आपकी जो है आयनीकृत होती है, आयनिक फॉर्म में होती है, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे हाइड्रोजन हो और हीलियम हो, ये आयोनाइज्ड होती है। तो पहला कारण है आयोनाइज्ड गैसों का पाया जाना। दूसरा कारण मैं बताया था चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरा फिर सोलर विंड्स वगैरह भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर इसको मिला करके बता दो कैसे बनाते हैं कि चूंकि आयन मंडल में गैसें आयोनाइज्ड होती है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की ओर क्या होती है, अट्रैक्ट होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट होने के कारण से फिर इनके बीच में क्या होता है आपके जो कहीं ना कहीं कोलिजन होता है, टकराव होता है, और ये लाइटनिंग क्रिएट करते हैं। अलग अलग कलर क्यों बनता है वो भी बता दिया था मैंने ना, ऑक्सीजन के कारण से हरा और रेड लाल कलर बनता है, और नाइट्रोजन के कारण से ब्लू एंड पर्पल कलर मेनली बनता है। तो ये दो मुख्य रूप से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है आपके जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, क्योंकि हीलियम हाइड्रोजन उसके और ऊपर मिलते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे मिलते हैं, तो उनका ज़्यादा रोल नहीं रहता है। मेन आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का ही रोल रहता है। ये भी क्वेश्चन आपका यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में, इसलिए मैंने कहा ना ऑब्जेक्टिव के एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अटेम्प्ट करना है और उसका आंसर सोचना है, आंसर वही साथ में नहीं देख लेना है क्यों, कहाँ से कैसे पूछा हुआ है। आया समझ में?
तो ये टॉपिक आज खत्म होता है। कल हम लोग पढ़ेंगे इंसोलेशन, सूर्यताप, है ना। कल कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग जो है इसी के आगे, अब क्लाइमेटोलॉजी के आगे के टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे। और सभी समझने वाले टॉपिक है, जैसे क्वेश्चन आया हुआ यूपीएससी में लेके आया हुआ है, तो ये तभी बनेंगे जब क्लास को अच्छे से समझा होगा। रटने वाला क्वेश्चन नहीं है वो, है ना। कितना भी बुक्स पढ़ लोगे, कितना भी नोट्स पढ़ लोगे, तब तक आंसर नहीं निकाल पाओगे जब तक उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे नहीं होंगे। यही वाला क्वेश्चन कल कोई और लेके आया था, वो लेके आई थी आकांक्षा, तो कल ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। कल पढ़ाने के बाद उसको देखते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी ऑप्शनल में एक लास्ट टॉपिक आज का